नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज की लाइव शो मैडिटॉक में आपकी होस्ट ओदो शिल्पा एक बार फिर से आपका वार्मली वेलकम करती है। हर बार मैं आपको कहती हूँ कि हमारी जिंदगी हमारे लिए बेहद बेशकीमती है और हमें अपनी जिंदगी का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ले आती है। हमारी पूरी दैनिक जीवनचर्या, हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है और वो किस वजह से? सिर्फ हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। हमारी बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे इश्यूज होते हैं कि जिनके बारे में गौर करने का वक्त हमारे पास नहीं होता है। बस यही हमारी लापरवाही का कारण बनता है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर हर सप्ताह इस इतवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं खास शो मैडिटॉक, जिसमें बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ से जुड़े बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में अपने शो में हमेशा बात करते हैं और बात करने के लिए हर बार एक खास विषय होता है। उस विषय से जुड़े हुए डॉक्टर हमारे साथ होते हैं। वो यहाँ मौजूद रहकर आमने सामने बैठकर आपसे फोन के जरिए बात करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक खास विषय के बारे में, हड्डी, जिसके ऊपर हमारा पूरा ढांचा टिका हुआ है। अगर हमारे शरीर की कोई भी हड्डी कहीं से भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक के बारे में, हड्डियों के बारे में, सर्वाइकल के बारे में, गठिया के बारे में, ऐसी बहुत सारी तमाम समस्याओं के बारे में जो आपकी हड्डियों से जुड़ी है। वो स्पोर्ट्स इंजरी भी हो सकती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक्सीडेंटल केसेस भी हो सकते हैं, या अमूमन साधारण रूटीन जिंदगी में भी हमारे हाथ पैरों की बोन्स में दर्द हो सकता है। ये सभी हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। आज उनके बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे बीच एक खास डॉक्टर मौजूद हैं। तो पहले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, बताती हूँ कि वो कौन है। तो चलिए करते हैं उनका वार्मली वेलकम हमारे शो में। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शिल्पा। आप हैं पुष्पा बारट, डॉक्टर। और मैम, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप हमारे प्यारे दर्शकों को बताइए कि आज आप उनके किन समस्याओं का समाधान फोन के जरिए करने वाली हैं। खमागनी जोधपुर, आई एम डॉक्टर पुष्पा बारट और मैं ऑर्थो फिजियो हूँ। आपकी हड्डियों और मांसपेशियों से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, एनी स्पोर्ट्स इंजरी और गंठिया है, सर्वाइकल है, बैक इश्यूज है, डेली रूटीन में अपने पोस्चरल प्रॉब्लम्स को लेकर के अपन स्पोर्ट्स इंजरीज तक किसी भी प्रकार की कोई भी ऑर्थो रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स। जब तक आप कॉल करें, और आपको दिख ही रहा होगा नंबर स्क्रॉल हो रहा है नीचे, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं आपकी बात सीधे तौर पे डॉक्टर साहब से करवाऊंगी। लेकिन एक और चीज जो मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम रखिएगा ताकि आपकी बात मैम से बहुत बेहतर ढंग से हो पाए। चलिए, जब तक आप हमें कॉल करें, मैं मैम से सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ हर बार की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वार्मली वेलकम मैम। थैंक यू। जो आज आप जिन विषय में हम बात करने वाले हैं उसमें एक बड़ा साधारण सा विषय जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, गठिया। ये एक ऐसा रोग है जो हर चौथे आदमी को होता है और वो इससे बहुत ज्यादा परेशान होता है और खासतौर पे महिलाओं में बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो मैं गठिया के बारे में डिटेल से जानना चाहूँ। डेफिनेटली मैम, गठिया के विषय में जब आपने मुझसे पूछा ही है तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। गठिया बेसिकली दो प्रकार के, वैसे गठिया एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो कि सबको पता भी होगा, बट आर्थराइटिस को अगर मैं मेजरली दो क्लासिफिकेशंस में वो करती हूँ डिवाइड, तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन दो पार्ट्स में मैं एक बार आपसे डिस्कस करती हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा कैटेगरी है अपने समाज का। फीमेल्स, मेल्स, एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम दीज टू पार्ट्स। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मेजरली 45 और 50 की एज के बाद में नी को अफेक्ट करने वाला आर्थराइटिस है, जिसमें कि घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जो कि आपने सुनने में भी आता होगा कि लोगों के घुटनों का ग्रीस कम हो गया है, कार्टिलेजेस डैमेज हो गए हैं, या उनको सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आलती पालती मारने में प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आपको सुनने में आते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो अब हम क्या करें, हमारे घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, हमारी गद्दी घिस गई है, ये कॉमन टर्म सुनाई देता है। सो दैट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि फीमेल में 45 के बाद और मेल्स में 55 ईयर के बाद में जनरली सुनने को आता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है उसमें ये रहता है कि आपके जो घुटनों का गैप जो रहता है, बीच का स्पेस, वो स्पेस कम होने की वजह से मेनिस्कस जो होता है वो रब हो जाता है एंड आपस में फ्रिक्शन होने लगता है, फीमर का और टिबिया का, जिस वजह से कि आपस में घिसाव होने की वजह से पेशेंट को बैठ के खड़े होने में और खड़े होके बैठने में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। तो सीढ़ियां चढ़ना हो, आलती पालती मारना हो, उकड़ू बैठना हो, जिसको हम स्क्वेटिंग बोलते हैं, इंडियन टॉयलेट पे जैसा बैठना होता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इंडियंस के अंदर, वो होने में तकलीफ होती है। तो
ऑस्टियोआर्थराइटिस जो प्रॉब्लम है, इसके उपचार के लिए मैं पहले इसको प्रिवेंट करने की चीज बोलती हूँ, जी, बिकॉज बिल्कुल। ये एक वियर एंड टियर प्रोसेस है। जितना हम इस हमारे नीज को यूज करेंगे उतना ही वो घिसते हैं, वियर एंड टियर स्पेशली यू कैन से। जी। तो उसके अंदर ये है कि अगर आप ट्रिपल एस, 1 S स्टैंड्स फॉर द स्क्वेटिंग, उकड़ू पोजिशन, जिसको हमें अवॉइड करना है। सेकंड स्टैंड इज फॉर द स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, जिसको हम जी। जितना कम कर सकते हैं। बंद तो मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज जी। कुछ लोगों के तो घर ही सेकंड स्टोर पे होते हैं, जी। तो दे कैन स्टॉप दैट। बट हाँ, वो जितना उसको कम कर सकते हैं उतना उनके लिए बेटर रहेगा। एंड थर्ड इज फॉर द कंप्लीट क्रॉस लेग सिटिंग, Okay. आलती पालती मार के, आलती-पालती चौकड़ी मार मार के बैठना, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं। उकड़ू बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना और आलती पालती मारना, ये अवॉइड करना होगा। जी, ये ट्रिपल एस अगर कोई अवॉइड करता है तो वो एटलीस्ट अपने घुटनों का बचाव कर सकता है। जितना घिस गया है उतना तो वो रहेगा, राइट। इट इज नॉट लाइक द फीवर कि मेडिसिन लिया और ठीक हो गए, जी। ठीक है, लेकिन हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इन 3 एस को अवॉइड करते हैं तो हम अपनी घुटनों की एज को अगले 5 साल तक प्रोसीड कर सकते हैं, नेक्स्ट बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज एक हो गया बचाव। फिर हम आते हैं इसके रिहेबिलिटेशन पार्ट। रिहेबिलिटेशन इज व्हाट? इट इज जस्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट। जो बचा कुचा उसका जो पार्ट है उसको हम कितना महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करके, यूज करके, और हम उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, दैट इज द रिहेबिलिटेशन। सो रिहेबिलिटेशन के लिए हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेस जो कि हम घुटनों की मसल्स को, जॉइंट को कम इस्तेमाल करते हुए, जॉइंट पे कम इफेक्ट डालते हुए, प्रेशर डालते हुए, हम सिर्फ मसल्स को यूज करके मसल की स्ट्रेंथनिंग को, उनकी पावर को बढ़ा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस लाइक आइसोमेट्रिक्स, पैरों को ऊपर उठाने वाली कसरत, जिसमें कि लेग ऊपर होता है, SLR, दैट इज कॉल्ड SLR, या हील स्लाइड करते हुए नी बेंडिंग हो गया, जिससे कि मूवेबिलिटी, मोबिलिटी बढ़ता है नी का। एंड देन द वॉकिंग पार्ट, हम घुटनों को वॉक ज्यादा करके और उनको और इफेक्टिव बना सकते हैं। सो दीज आर द मेजर पार्ट, प्रिवेंटिव एंड द रिहेबिलिटेशन, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इफेक्टिव होता है। साइमल्टेनियसली रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको कि हम गठिया बोलते हैं, जो कि स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होकर के मल्टीपल जॉइंट तक आता है, फिंगर से, रिस्ट से, एल्बो से, शोल्डर, देन नी, ये उसका एक पैटर्न होता है, जी, जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि जेनेटिकल बेस्ड डिसऑर्डर होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अंदर हम स्मॉल जॉइंट्स को धीरे धीरे यूज करके, हॉट फर्मेंटेशंस करके, मॉर्निंग स्टिफनेस को प्रोवाइड करके, उसको और ज्यादा स्मॉल जॉइंट्स को यूज करके, मैम एक कॉल ले लेते हैं। श्योर। हेलो जी, नमस्ते जी। मेरा सवाल ये था कि हड्डियों में से अगर पैकेट की आवाज आती है, या फिर जैसे मतलब सोते उठते वक्त कट कट की आवाज आ रही हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से, ये जो मार्केट में जो मिलते हैं उनके ज्यादा सेवन करने से कुछ इफेक्ट पड़ता है कि जॉइंट वगैरह पे या हड्डियों पे, कुछ जैसे कैल्शियम की कमी वगैरह कुछ होती? सर आपका नाम? जी, मेरा नाम शंकर है। शंकर जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आई मीन जो भी मार्केट में जो भी बेवरेजेस होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बेवरेजेस अवेलेबल है, वेदर इट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनीथिंग एनर्जी ड्रिंक्स, दोज आर नॉट गुड फॉर द बोन्स मैट्रिक्स बेसिकली। तो ये कैल्शियम पार्ट को और जो उसका D3 पार्ट है, विटामिन D3, उसको अफेक्ट करता है डेफिनेटली। उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम बोल रहे हैं, हालांकि वो एक बबल साउंड रहता है, कट आवाज आना, देर आर 2 थिंग्स, एक होता है एबनॉर्मल साउंड, एक होता है नॉर्मल साउंड, राइट। सो एबनॉर्मल साउंड इज क्रेपिटस, जो कि जब आपके कार्टिलेजेस में कुछ प्रॉब्लम है, या देर आर सम एबनॉर्मलिटी आपके जॉइंट्स के बीच में, तब जॉइंट्स जब बैंड होते हैं या बैंड होके जब एक्सटेंड होते हैं, तब वो साउंड सुनाई देता है, विच इज द फ्रिक्शन साउंड। वो घिसाई वाला साउंड होता है, वो डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस साउंड को, दैट इज कॉल्ड क्रिपिटस साउंड, राइट। ये सर जिस साउंड की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कट के निकलना, या जिसको क्रैकल साउंड अपन बोलते हैं, विच इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, मतलब डरने की बात नहीं है उस साउंड में। कई बार दिस इज सुपर नॉर्मल, कोई एब्सोल्युटली इट्स नॉर्मल, इसमें कोई घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। बट हाँ, फिर भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी सर, कि जितना हो सकता है बेवरेजेस मार्केट में जितने प्रिजर्वेटिव्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोलाज है, कोक्स हैं, उनको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। उसके कंपैरेटिवली हम कैल्शियम इंटेक के लिए
आप छाछ ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, विच इज रियली गुड फॉर योर कैल्शियम इनटेक इन बोन्स। सो अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स को अगर सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर कुछ इमेजिन करें तो दैट इज बटर मिल्क, दैट कुड बी द बेस्ट पार्ट। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, आपको जवाब मिल गया होगा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे मेरा एक और आपसे सवाल था मैम, आप गठिया को डिटेल में जो बता रहे हैं, अमूमन गठिया बहुत लंबे टर्म तक चलने वाला एक डिजीज है, तो ऐसा क्यों है, या फिर उसको शॉर्ट टाइम करने का कोई और तरीका? मैम गठिया बेसिकली जेनेटिकल डिसऑर्डर है जी। नाना नानी दादा दादी, अच्छा हेरिडिटी में हो? जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। अगर किसी के पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को गठिया है तो कई बार ये आपकी नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर आता है। मैं बेसिकली अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रही हूँ। गठिया का जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, देयर आर वैरायटी ऑफ गठिया इन द ऑर्थोपेडिक्स। सो मैं अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रही हूँ, तो उसमें बेसिकली स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अकॉर्डिंग देयर आर 7 सिम्टम्स, उनमें से अगर 4 या 5 सिम्टम्स भी हम इंडियंस में अवेलेबल है या सिम्टम्स दिख रहे हैं, जिसमें कि मॉर्निंग स्टिफनेस है, रूमेटॉइड फीवर है, या एल्बो या रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, या स्मॉल जॉइंट स्वेलिंग है, इनमें से कोई भी सिम्टम अगर हम में से प्रेजेंट है, इफ एनी 4 out of 7 symptoms, तो इट मीन्स वी आर रूमेटिक पॉजिटिव, राइट। सो हमें गठिया है, बिकॉज ये सिम्टोमेटिकली ही डायग्नोज होने वाली प्रॉब्लम है। हालांकि रूमेटिक आर्थराइटिस का टेस्ट भी होता है, आरए फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल, बट स्टिल हम सिम्टोमेटिकली इस चीज को डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट की कंप्लेन के हिसाब से, राइट। तो ये जेनेटिकली आगे से आगे जनरेट, यू कैन से कि हेरिडिटिकली ये चलता रहता है प्रॉब्लम। अगर हम अपनी स्मॉल जॉइंट मूवमेंट्स को एक्सरसाइज पार्ट में इन्वॉल्व करते हैं, या हम जॉइंट्स को मल्टीपली मोबिलाइज करते रहते हैं, या उस हॉट फर्मेंटेशंस के थ्रू हम अपनी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, या हम हैंड की स्मॉल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के रिगार्डिंग, फाइन मूवमेंट्स के रिगार्डिंग अगर हम एक्सरसाइजेस पार्ट ले रहे हैं, तो गठिया का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है काफी। क्योंकि एंड इसमें रूमेटिक एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो होती है जी, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है जी। अगर जैसे कि हमारे ऑर्थो सर्जन या ऑर्थोपेडिशियंस इनको सजेस्ट करते हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग्स आर रियली गुड टू सप्रेस द रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन द इनिशियल स्टेज। तो जब हम वो ड्रग्स लेकर के और एक बार गठिया को कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद में अगर हम फिजियोथेरेपी के थ्रू उनको एक्सरसाइज ट्रेन करते हैं पेशेंट्स को, और पेशेंट्स अपनी डेली रूटीन में उन चीज को इन्वॉल्व करते हैं, तो फॉर फ्यूचर, फॉर 10 years, फॉर 20 years उनको डरने की जरूरत नहीं रहती है। अदरवाइज आई वुड नॉट से दैट, बट कई बार लोगों ने देखा होगा कि जॉइंट के इरोजन्स भी हो जाते हैं, इरोटिक जॉइंट्स हो जाते हैं, पूरी तरीके से हाथ जो है वो लेप्रेसी के पेशेंट की तरह डैमेज हो जाते हैं। मैम एक और कॉल ले लेते हैं। श्योर मैम। हेलो जी नमस्ते, मेरा सवाल ये था जी, जॉब से और या फिर है ना, जैसे कोई वेट लिफ्टिंग करना या कुछ, जैसे किसी की सर्जरी हुई हो तो कितना हम नॉर्मल वेट उठा सकते हैं, या किस तरीके से, या क्योंकि नॉर्मल घरेलू रूटीन में गैस या बच्चे को उठाना, या नॉर्मल कोई किसी प्लांट वगैरह का पॉट वगैरह सब कहीं आगे पीछे करना, कुछ ये थोड़े बहुत तो कुछ काम करने पड़ते हैं, तो नॉर्मल हम किस तरीके से कितना वेट उठाना चाहिए, या फिर सिटिंग जॉब जो रहता है आजकल, मतलब नॉर्मल अपन से बैठ जाते हैं तो नॉर्मल काम थोड़ा तो कंप्लीट करके ही उठते हैं, तो बीच में उठना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, या कभी बिजी हो जाते हैं। अभी आजकल डिजिटल मामला है और सारा टेक्नोलॉजी का मामला है, तो सारे लैपटॉप पे रहता है, कंप्यूटर पे वर्क रहता है, तो क्या करना चाहिए? जी, आप कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम यहाँ पर एक जो नोटिस करने वाली बात है, इन्होंने एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल पूछे हैं, और सभी सवाल बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कि इंडोर आजकल हम बाहर निकलना नहीं चाहते, और अंदर रखने का रीजन है मोबाइल्स या फिर इंटरनेट, दैट काइंड ऑफ। तो ये इस्तेमाल करते वक्त ही हमेशा होता है, जैसे कि लेट कर देखना या गलत पोजीशन में बैठना, तो वाकई में, और ये बड़ों के लिए नहीं, अब ये सवाल तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा है, राइट। आजकल तो आफ्टर कोविड तो इट इज वेरी कॉमन फॉर द किड्स एंड फॉर द एडल्ट्स। और फिर सेकंड जो इन्होंने कहा वेट लिफ्टिंग, यहाँ पे मेरे जहन में भी एक सवाल आया था कि जब वर्कआउट की बात आती है तो स्टेपर्स करना एक वर्कआउट होता है जो डेली किया जाता है 1 घंटे, तो ऐसे भी सुनने में आता है कि इंजीरियस रहता है ज्यादा स्टेपर करना, या फिर लेग रेस की एक्सरसाइज जो भी होती है, वेट के साथ हो या नॉन वेट हो, तो फिर कैसे ये हार्मफुल है या नहीं है? सी मैम, हार्मफुल का देयर इज नो क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम बात करते हैं, अगर हम पहले वेट लिफ्टिंग पे आते हैं जी।
वेट लिफ्टिंग में देर आर अगेन आई एम सेइंग देर आर सो मेनी कैटेगरीज, राइट. वेट लिफ्टिंग के ऊपर अगर कोई पर्सन कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं है एंड रैंडमली इफ दे आर गोइंग फॉर द वेट लिफ्टिंग, तो डेफिनेटली दे कैन यू नो प्रोसीड अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप. कि अगर हम 5 kg से स्टार्ट करके एंड देन 10 kg, देन 15, देन 30, देन 40, देन 60, इंक्रीज योर स्ट्रेंथ स्टेप बाय स्टेप. जो उनका टॉलरेंस पावर है, जो उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट द डाइटरी सप्लीमेंट्स और द डाइट विच दे आर टेकिंग. बिकॉज कहीं पर मैं बीच में इसको पार्ट को थोड़ा सा डेविएट कर रही हूँ कि बिना डाइट के जो लोग सिर्फ वेट ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो बहुत गलत है. हम लेमन लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं कि बैल को मार के हम खेती नहीं कर सकते, सिमिलरली हम बिना प्रोटीन दिए मसल्स को हम ओवर यूज नहीं कर सकते. नहीं तो उसके ओवर यूज इंजरीज को हमें झेलना पड़ेगा. अगर हम शोल्डर को प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, हम कैल्शियम डेफिसिट में जा रहे हैं, हम D3 डेफिसिट में जा रहे हैं, हम बी कॉम्प्लेक्स डेफिसिट में जा रहे हैं, और हम शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, हम आर्नोल्ड प्रेस कर रहे हैं, हम फ्रंट रेजेस कर रहे हैं, हम लेटरल रेजेस कर रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं तो वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. We need any kind of supportive the supplement diet. Yes. We need the food. We need the nutrition for our muscles. Yes, right? Yes. हम अगर हमारी मसल्स को प्रोटीन ही नहीं देंगे, which is very important for the growth and the for ingredients basically which is required for our muscles, तो हम गलत हैं. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. हम हमारी मसल्स को कमजोर कर रहे हैं, हम हमारी मसल्स को फटने पे मजबूर कर रहे हैं. तो अब मैं आती हूँ उन इंजरीज को लेके जो कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इंजरीज हैं, जो कि बिना स्ट्रेंथ के जो लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके शोल्डर इश्यूज होते हैं, रोटेटार कफ इंजरीज होती है, लेब्रम टियर्स होते हैं, जिनके सुप्रास्पाइनेटस इंजरीज होती है, बाइसेप टेंडिनाइटिस होते हैं. ये सारे वही इंजरीज हैं जिनको कि ओवरयूज इंजरीज कहा जाता है. इम्पीचमेंट सिंड्रोम्स है. देर आर सो मेनी बिकॉज शोल्डर इज ए कॉम्प्लेक्स. सो शोल्डर के अंदर या नी के अंदर, नी इज ऑल्सो अगेन ए कॉम्प्लेक्स जॉइंट. सो देर आर सो मेनी इंजरीज जो कि डेफिसिट्स की वजह से या इंड्यूस्ड की वजह से हमारी बॉडी को झेलनी पड़ जाती है, जिनको ठीक करने के लिए हमें मल्टीपल सर्जरीज के थ्रू गुजरना पड़ता है, या बहुत सारे सेशंस हमें फिजियोथेरेपी के लेने पड़ते हैं, हमें बहुत सारा प्रिकॉशंस रखना पड़ता है. तो इससे बेस्ट है कि हम पहले से ही हमारी डाइट, हमारे सप्लीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और हम फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करें, फिर ही हम वेट लिफ्ट करें. मीन टू से वेट लिफ्टिंग इज कोई डरने वाली इशू नहीं है. बिल्कुल डरने वाला इशू नहीं है. आप वेट लिफ्टिंग करें तो उससे पहले इन चीजों का, हमारे डाइट्स का, हमारे पोस्चर्स का और हमारे फॉर्म का, स्पेशली हमारे फॉर्म्स हम कैसे कर रहे हैं उसका ख्याल रखना जरूरी है. जी. अब एक सवाल मेरा आपसे है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी जो बहुत मस्ट होती है, कभी ऑपरेशंस के बाद भी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, या हर केसेस में करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर भी फिजियोथेरेपी को किया जाता है. लोगों के एक ओपिनियन है कि फिजियोथेरेपी क्यों, हम ऐसे ठीक हो जाएंगे, या क्योंकि ये ज्यादा चार्जेबल है, या फिर इंडिविजुअल एक सर्विस है, इस वजह से लोगों की ये सोच है, या फिर एक इग्नोरेंस है. आई डोंट नो, बट मैं जानना चाहती हूँ फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है और लोगों को उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है? जी मैम, वो कहते हैं ना कि जब जरूरत होती है तभी किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आती है. बिल्कुल सही, राइट. जी. आई डोंट थिंक कि आपको भी कभी बिना जरूरत के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने का काम पड़ा होगा. राइट. सो इट्स नॉट अबाउट द फिजियोथेरेपी, इट्स अबाउट एनी स्ट्रीम, एनी मेडिकल ब्रांच. अगर हमें आई की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है हु इज द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन द जोधपुर, यू नो हु इज द बेस्ट ऑन्को इन जोधपुर. जब हमें किसी जरूरत पड़ती है किसी प्रॉब्लम की, तभी हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है. सो आई गो अकॉर्डिंगली. प्री ऑपरेटिव हो या पोस्ट ऑपरेटिव, फिजियोथेरेपी इज द मस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज रिक्वायर्ड. कई बार ऑर्थो सर्जन्स खुद उसको सजेस्ट करते हैं, कई बार पेशेंट्स कहीं से सुन के आता है तो वो खुद पूछते हैं डॉक्टर से कि क्या डॉक्टर साहब हमें कसरत करने की या यू नो व्यायाम करने की जरूरत है प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव. तो जो समझदार डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी सर्जरीज को इफेक्टिवली यू नो इम्प्लाई करना चाहते हैं, दे विल सजेस्ट देम कि नहीं डेफिनेटली आपको करना चाहिए ताकि हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हो, बिकॉज रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट ऑपरेटिव. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट्स, लकी पेशेंट्स जिनका कि सर्जन्स खुद हमसे डिस्कस करते हैं कि क्या हम इनकी सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं विद द एक्सरसाइजेस. अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है. देर आर 20 to 30% पेशेंट्स जो कि मेरे पास आते हैं. मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी इन दैट केस.
तो मेरे जो सीनियर सर्जन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे गार्जियंस, वो लोग बिल्कुल मुझसे पूछते हैं कि दिस इज द स्पोर्ट्स इंजरी, अभी स्टेज पर है, कुड यू अवॉइड द सर्जरी फॉर दिस पेशेंट? तो इफ आई रियलाइज, आई कॉन्फिडेंटली से दैट कि बिल्कुल हम इनकी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं. आई जस्ट नीड 25 days और आई जस्ट नीड 1 month और आई जस्ट नीड 10 days. ओके, राइट. जी. तो पेशेंट को मुझे सिर्फ समझाना होता है कि एग्जैक्टली उनकी बॉडी में चल के आ रहा है और मुझे उनके साथ क्या करना है. राइट. तो बिल्कुल देर आर 90% रिजल्ट्स जो कि मैंने अब तक अचीव किए हैं उन पेशेंट्स में, जी, जिनका की सर्जरी बिल्कुल अवॉइड हुआ है. जी. देर आर सो मेनी मेजर स्पोर्ट्स सर्जरीज जो कि प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी से ही अवॉइड हो गए हैं, एंड द पेशेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट और वो अपना काम बहुत बखूबी अभी निभा रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ. ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सम टाइम जहाँ सर्जरी की जरूरत नहीं है वहाँ पे फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. प्री ऑपरेटिव है, पोस्ट ऑपरेटिव तो है ही, दैट तो इज आपके तो लिए वेरी must वेल है. नोन. बिल्कुल, राइट. बिल्कुल. सबको पता है कि सर्जरी के बाद तो फिजियोथेरेपी की जरूरत है ही, लेकिन कई बार प्री ऑपरेटिव भी हमें सर्जरी की हमें फिजियोथेरेपी का जरूरत रहता है, और हम उस फिजियोथेरेपी के थ्रू कई बार हम उन सर्जरीज को कैंसिल भी कर देते हैं. जी, जी, जी. मेरा एक सवाल आपसे और है कि फर्स्ट एड, अगर खुदा ना खास्ता सड़क पर या कहीं, एक फोन और ले लेते हैं. हेलो जी, नमस्ते. मैं ये पूछना चाह रहा था कि मसल स्ट्रेंथ के लिए फूड कौन सा रहेगा, और जो पोस्ट सर्जरी जैसे अपने स्लिप डिस्क की L4-5 जो जिसकी बैकबोन से मतलब कुछ सर्जरी हो रखी हो 1-2, तो वो आप मतलब योगा नॉर्मल जैसे सूर्यासन, सूरज और कुछ आसन होते हैं जो उसमें बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब काफी जरूरत है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू पहले उसको नॉर्मल करके मतलब वो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करके फिर योगा में जाए, आसन करे, या फिर कैसे डायरेक्ट योगा करे, या क्या उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? जी, जी, जी. ओके, आई अंडरस्टैंड. वो ये पूछ रहे हैं कि L4 और L5 लंबर 4 एंड लंबर 5 के वर्टिब्री के बीच की जो डिस्क है, उनके जब ऑपरेशंस होते हैं, बिकॉज जब कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोट्रूजन बहुत ज्यादा होता है डिस्क का, और डिस्क ऑलमोस्ट बाहर निकल जाती है एन्युलर लिगामेंट्स को फाड़ करके, तो जनरली सर्जन जो है वो लेमिनेक्टमी करके और उसको सेटल करते हैं, या आजकल लेप्रोस्कोपीज और काफी सारे आर्थ्रोस्कोपीज ट्रेंड में है, वो सर्जरीज करके और पेशेंट्स को डिस्चार्ज करके और उनको 15 days का रेस्ट देते हैं, एंड देन दे अप्रोच टू द फिजियो. राइट. सो उसके बाद वो उनको बोलते हैं कि अब आपका रोल है, अब आप इसको आगे बताइए कि पेशेंट को आगे क्या करना है. राइट. हमने हमारा काम अच्छे से कर दिया है. तो आफ्टर दैट सर्जरी, आफ्टर द लंबर स्पाइन सर्जरी, फिजियोज जो हैं वो उसको पहले ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. तो फर्स्ट स्टेज के अंदर, जैसा कि ये सर पूछ रहे थे अभी, स्टेज 1 जो कि 15 दिन का स्टेज रहता है, उसके अंदर वो प्रिमिलरी एक्सरसाइजेस जो कि बेड एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें कि कमर की, कोर की, बैक की एक्सरसाइजेस करवा के और उनको स्ट्रेंथनिंग दी जाती है, जिससे कि पेशेंट अपनी करवट ले सके, अपने आप बेड साइड एक्सरसाइजेस कर सके, टॉयलेट ट्रांसफरिंग एक्टिविटीज कर सके, वो सारी चीजें करवा सके. उसके बाद में ग्रेड 2 के अंदर या सेकंड स्टेज के अंदर हम पेशेंट को जो है वो बाहर वॉकिंग के लिए या नॉर्मल जॉग के लिए या वॉक के लिए लेके उनको ट्रेन करते हैं, और उसमें वो फिर स्लाइड बेंडिंग, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग्स, वो सारी एक्सरसाइजेस, धीरे धीरे माइल्ड स्टेयर क्लाइंबिंग वगैरह भी पेशेंट को विद सपोर्ट, क्रचेस हैं, वॉकर्स हैं, उनके साथ वॉक करवाना, ये सारी एक्सरसाइजेस उनकी स्टेज सेकंड के अंदर आती है. थर्ड स्टेज जो कि 3 months के बाद में होता है, उसके अंदर साइकिलिंग से स्टार्ट करवा के और पेशेंट की रनिंग तक धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट हम उसको आगे प्रोसीड करवाते हैं, जिसमें कि पेशेंट आराम से इजीली योगा की जो इन्होंने पूछा, योगा में बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं, तो वो 3 months के बाद में दे कैन परफॉर्म योगा वेरी वेल, बिकॉज तब तक एक फिजियो अपना रोल पूरी तरीके से निभा चुका होता है. वो बैक की हर एंगल में, हर पोस्चर में, हर फॉर्म में एक्सरसाइज करवा के बैक को
पूरी तरीके से पेल्विक के साथ में, लोअर लिम्ब के साथ में इतनी स्ट्रेंथ दे चुके होते हैं कि वो योगा का कोई भी फॉर्म करने के लिए रेडी होते हैं। इनफैक्ट द सूर्य नमस्कार हो गया, माइल्ड जंप्स हो गए, हल्का सा बेंडिंग्स हो गए, साइकिलिंग हो गए, ट्रेडमिल्स हो गए, इलेप्टिकल्स हो गए, दोज ऑल थिंग दे कैन परफॉर्म वेरी इजीली। जी यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि अमूमन शिकायत आती है, एक तो फ्रैक्चर होता है जी, एक होता है मांस फटना, बिल्कुल, कि भाई मांस फट गया यहाँ का वहाँ का। तो ये मांस फटने का क्या डिटेलिंग है और क्या किस तरह से इसे डिस्क्राइब करेंगे? जी, मांस फटना वैसे तो ये बहुत छोटा टर्म है, लेकिन ये बहुत रिस्की है जी। इट इज वेरी डेंजरस। आई मीन डेंजरस इन सेंस कि हड्डी अगर टूटी है, वेदर इट इज ट्रांसफर फ्रैक्चर और ऑब्लिक और एनीवे, कंजर्वेटिवली अगर हम हड्डी को ट्रीट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होता है, और तो सर्जन्स के दिमाग में परसेप्शन होता है कि ठीक है 21 दिन के अंदर हड्डी जुड़ जाएगी या मैक्सिमम 45 डेज, है ना। हड्डी अपने आप जुड़ती है, हड्डी को कोई डॉक्टर नहीं जोड़ता है, डॉक्टर उसको अलाइंड करता है जी, राइट। चाहे वो स्क्रूज के थ्रू हो, प्लेटिंग के थ्रू हो, अपनी जगह पे मेलिंग के थ्रू हो, वो उनको सिर्फ अलाइनमेंट करता है उसका, बाकी वो कहता है कि अब हड्डी तो खुद ब खुद, अब हड्डी जाने, हड्डी का काम जाने, राइट। सो हड्डी तो खुद ब खुद जुड़ने वाली चीज है, वो 21 दिन में जुड़ेगी या 45 डेज में जुड़ जाएगी, उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। वी नो दैट ये तो होना ही होना है, राइट। बट when it comes to the मांसपेशी or the muscle or their tendons or their soft tissues, whether it is cartilages, their bursas, their ligaments, any soft tissue injury, right, तब थोड़ा सा रिस्की मामला होता है, बिकॉज उनके अंदर मिनिमम 3 months to 6 months लगते हैं हीलिंग होने में। अच्छा, राइट। एंड देन ऑल्सो अगर हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, अगर उनकी एक्सरसाइज प्रॉपर हो रही है, उनको रेस्ट प्रॉपर मिल रहा है, उनकी ग्रोथ के लिए उनको मेडिसिन प्रॉपर मिल रही है, उनको ब्रेसेस, उनके इम्प्लांट्स प्रॉपर लग रहे हैं, एक्सटर्नल इम्प्लांट्स, तो क्या वो सही रास्ते पे है। नहीं तो वो पूरी तरीके से बिखर जाते हैं, फिर वो हड्डी को भी डैमेज करते हैं। अच्छा, राइट। तो मांसपेशियों का फटना या मांस का फटना इज नॉट गुड, लेकिन अगर वो फट गया है और अगर आप एक किसी सही वक्त पर अगर आप ऑर्थो सर्जन के पास या ऑर्थो फिजियो के पास चले जाते हैं तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे कि आपको इस वक्त क्या करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी कसरत करनी है, कितने दिन इसको रेस्ट देना है। तो आपके उस मसल को वापस क्लोज आने के लिए, यूनियन के लिए, उस कोलेटरल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वक्त मिल जाता है। तो पेशेंट अगर उन चीजों को फॉलो करते हैं तो वो मांस फटना इज वेरी कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, वो बहुत ही कम समय में वापस अपना डेली रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं। जी। अच्छा, आपने लिगामेंट की बात कही, अगर लिगामेंट स्ट्रेच हुआ है या फिर उसमें जरक आया है तो ये एक बात हो गई कि बेड रेस्ट से या दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है उससे ये रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है और डॉक्टर सजेस्ट फॉर सर्जरी, लेकिन क्या ये आजकल ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आफ्टर सर्जरी भी अगर इन केस किसी का लिगामेंट इंजर्ड है और आफ्टर सर्जरी क्या वो वापस उस रूटीन लाइफ को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्पोर्ट्समैन है और उसका लिगामेंट, चलिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। फुटबॉलर्स या रनर्स, इन लोगों में सबसे कॉमनली डैमेज होने वाला लिगामेंट होता है ACL, दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि नी जॉइंट को कंट्रोल करता है, नी जॉइंट के एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के लिए विच इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो ACL इंजरीज आर वेरी कॉमन नाउडेज, जो कि ट्रोमेटिक भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है और डायरेक्ट ब्लंट ट्रॉमा हुआ है तो भी टूट सकता है, ट्विस्टिंग फोर्स लगा है, पैर पूरा मुड़ गया है तब भी टूट सकता है, बहुत तेजी से कोई प्लेयर दौड़ रहा है और सडन रुकता है और झटका लगता है तब भी टूट सकता है, घुटने के बल गिरा तब भी टूट सकता है। सो देयर आर सो मेनी पार्ट जो कि इस इंजरीज को प्रोवोक करते हैं। बट वंस दिस इंजरी गेट हैपन तो अगेन आई एम सेइंग इसके भी स्टेजेस होती है, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, 25% damage, 50% damage, 75% damage and 100% damage. So maximum अगर if it is around 50% damage तो ये फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइजेस से, डाइट से, रेस्ट से कंट्रोल होके और पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ लीड करने लगता है इन 2-3 months. बट अगर ये 75% के ऊपर या 75% तक डैमेज हो गया है, जो कि MRI से रिवील हो जाता है, ठीक है, तो फिर 100% उस पेशेंट को या उस प्लेयर को सर्जरी के लिए प्लान करना चाहिए। पोस्ट सर्जरी, वंस द सर्जरी गेट हैपेंड, उसमें क्या होंगे कि वो ग्राफ्ट यूज करके और ACL को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, नया ACL लगा करके, और फिजियोज उस ACL को ट्रेन करते हैं जीरो से। कि ये नया ACL है तो हमें इसको जीरो से ट्रेन करना पड़ेगा
कि इसका काम क्या है घुटने के अंदर, जी। बिकॉज वो तो एक न्यू कमर है जी। जो 25 साल से वो प्लेयर करता आ रहा है, वो उसको नहीं पता हाँ। कि उसका रोल क्या है घुटने जी। के अंदर, राइट। जी। तो वो एक नया ACL जो कि रिकंस्ट्रक्ट हुआ है उसको 0 से ट्रेन करते हैं। 1 महीना या 1.25 महीने के अंदर वो उसको पूरी तरीके से 3 स्टेजेस के अंदर ट्रेन करके और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में लीड करा देते हैं। और आफ्टर 3 मंथ्स और 5 मंथ्स पेशेंट बिल्कुल जैसा कि उसका प्री एक्सीडेंटल या प्री ट्रॉमा जो कंडीशन था उस स्टेज में आ जाते हैं। अच्छा। सो दे आर सपोज टू रन, they can supposed to walk, they stair climb, they Whatever they want to could do. be, yeah, they if they are player, Okay. footballer है, runner है, athletic है, anything they can do, they can ओके perform. सर्जरी की बात आती है तो लोगों में वैसे भी बहुत डर आ जाता है, और जहाँ स्पोर्ट्समैन इंजरीज की बात होती है तो लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है क्या वो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है? Arthroscopic. ओके जी। तो उसका जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है क्या बिना चीर फाड़ के हाँ, प्रोसीजर है, कितना कंफर्ट है, जी कन्वीनियंट जी, है? आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज काफी एडवांस सर्जरीज हैं जिनके अंदर की जो एक सर्जन बेस्ट आपको बता पाएंगे, बट स्टिल चूंकि मेरा काफी काम रहता है सर्जन्स के साथ में, पोस्ट ऑपरेटिव में सारे पेशेंट्स डील करती हूँ, सो आई कैन टेल यू अबाउट द सर्जरी पार्ट ऑल्सो। तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज आर द एडवांस सर्जरीज नाउ डेज, जो कि शोल्डर की, एल्बोज की, नीज की, हिप की, एनीवेयर स्पाइन की सर्जरीज होती हैं जिनमें कि कोई ओपन पार्ट करने की जरूरत नहीं रहती है, जैसे ओपन प्रोसीड्यूर के अंदर रहता है कि पूरा पार्ट खोलते हैं फिर अपन सर्जरीज करते हैं। इसमें आपको एक तरफ से आपका कैमरा जाता है उसके अंदर, दूसरी तरीके से बिल्कुल दो टांके लगते हैं, 2 तरीके से मशीन अंदर डलता है एंड दे कैन प्रोसीड दैट वेरी कंफर्टेबली। थोड़ी सी वक्त का सर्जरी रहता है, 2 या 3 हार्डली स्टिचेस आते हैं एंड द पेशेंट इज फ्री आउट ऑफ दैट। जी, मेरा सवाल आपसे एक और है कि हम सर्वाइकल की बात कर रहे थे और सर्वाइकल एक ऐसी चीज हो गई कि आज जो भी सिटिंग वर्क करते हैं उनको सबसे ज्यादा कंप्लेंट सर्वाइकल की होती है, तो प्रॉब्लम ना है इसके लिए कोई तरीका या कोई ऐसा पोस्चर जिसमें उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर मैं एक टर्म यूज करना चाहूंगी, दैट इज कॉल्ड ergonomics. Ergonomics is what? This is the study, the science behind your furniture which you are using, right? In context of your table, आपकी चेयर, आपका बेड, आपके सोफा, आपकी कुर्सियां, आप जहां पे भी बैठते हैं, आपका फर्नीचर कैसा है, उसका जो साइंस है, उसका जो मैकेनिज्म है, वो ergonomics के अंदर आता है। तो जो लोग वो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं, CAs हैं, यू नो, या जिनका लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या सिटिंग डेस्क जॉब ज्यादा रहता है, उन लोगों के लिए, या फिर कारपेंटर्स हैं, कॉबलर्स हैं जिनके हैंड मूवमेंट ज्यादा रहते हैं, सबका ऑक्यूपेशनल। मैं एक कॉल ले लेते हैं। श्योर। हेलो हेलो जी हेलो जी नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि ये जो आजकल ऑर्थोपेडिक में आती है वो कहाँ तक ये मतलब बेनिफिशियल है, या फिर ये ओनली मार्केटिंग स्टडीज है, या मतलब काफी उनसे सपोर्ट मिलता है? आप एक बार अपना सवाल दोहरा सकते हैं? जी, ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस आती है। हेलो, अच्छा, जी। ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस आती है, वो कहाँ से कितनी हेल्पफुल है, यूजफुल है, या फिर ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या है कुछ ऐसा? जी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ओके। मैट्रेसेस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बेसिकली हम स्पाइन और पेल्विक के प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज जो आपके जो मैट्रेसेस होते हैं वो देयर आर 3 टाइप ऑफ मैट्रेसेस, या तो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, या सुपर सॉफ्ट होते हैं, या फर्म होते हैं, राइट। तो जो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है ऑर्थो मैट्रेसेस, जो कि मार्केट में सो कॉल्ड नाम से आ रही हैं अभी, जो कि इनका भी डाउट था, हालांकि वो डाउट करने वाली चीज नहीं है, बट ऑर्थो मैट्रेसेस आर फर्म, बीच की चीज है। सो फर्म इज ऑलवेज गुड टू बी एन either the hard one or the soft one, right? So firm होना हमेशा अच्छा ही रहता है। आपके मसल्स के, आपकी जो बैक मसल्स हैं, आपके बैक मसल्स हैं, उन सब के लिए, इवन सर्वाइकल के लिए भी, आपके लोअर बैक के लिए, आपकी पीठ के लिए, आपके लोअर लिम्ब के लिए, जो ऑर्थो मैट्रेसेस आर ऑलवेज गुड। पर आप एक बार इनको यूज करके देखें, आप इन पे लेट के एक बार आप खरीदने से पहले जरूर इन पे
टेस्ट करके टेस्ट देखें करके देखें, कि वो जी। कितनी फर्म है। अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो आप प्लीज नहीं जाएं, अगर वो सुपर हार्ड है तब भी ना जाएं, जी। अगर वो बीच की है तो यू कैन परचेज दैम। जी। अच्छा, हमारा सर्वाइकल की बात चल रही थी। हाँ। सो मैं अर्गोनॉमिक्स की बात कर रही थी जी, बेसिकली। जी। तो हमारा जो फर्नीचर होता है वो ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इंजरीज को, बिल्कुल सही बात है ये, राइट? बिल्कुल। कि हम अब मैं अगर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की बात करूं तो ये ठीक नहीं है। हाँ, ओके, बिल्कुल आई सही। एम सॉरी टू से। नहीं, आपको अधिकार है ये बात करने का, क्योंकि ये शो ही विचारों का है और डॉक्टर्स को हम इसीलिए तो लेकर आते हैं ताकि दर्शकों को concept अगर clear इस हो। टेबल का हाइट स्लाइट अप होता, जी। मेरे बैक सपोर्ट के लिए मेरे पास चेयर रहता, ठीक जी। है, और मेरे हैंड रेस्ट के लिए इतना हाइट रहता तो इट कुड बी द बेस्ट, जी, राइट? बिल्कुल उससे क्या सही। होता, मेरा सर्वाइकल एलोंगेटेड Posture रहता, 90 degree मेरा जो थोरेसिक पार्ट है वो स्ट्रेट रहता, मेरे फोर आर्म्स और मेरे आर्म्स के बीच का जो एंगल है वो बिल्कुल will be स्ट्रेट, comfort, एग्जैक्टली right, वो बिल्कुल मिड प्रोन पोजीशन में रहता, जी, प्रॉपर स्ट्रेट में। तो क्या होता है, शुरुआत यहीं से होती है। हम 10 मिनट या 20 मिनट में इंजर्ड नहीं होते हैं, धीरे 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 धीरे। एग्जैक्टली जी। हम चीजों को पालते हैं, बिल्कुल ये सही। हमारा प्रॉब्लम है। हाँ। हम सबका प्रॉब्लम है ये। हम चीजों को इनिशियली इग्नोर कर दे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो जाए, बिल्कुल सही बात है ये, Right? मतलब गूढ़ बात कह दी एक्चुअली, है ना? जी। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे 10 मिनट की तो बात है, लेट इट बी ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता क्या है, फर्क लेकिन उस चीज को हम डेली कर रहे हैं, वो 10 अगर मिनट हम मिलाकर। उसी प्रॉब्लम को हम डेली इनवाइट कर रहे हैं, जी। 1 घंटा 2 घंटा फिर 5 घंटा फिर 10 घंटा, जी। तो वो प्रॉब्लम नासूर बन जाती है। जी। फिर हम भागते हैं इधर उधर, फिर हम घंटों फिजियोस के पास भी जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, और फिर जब बिल्कुल। कुछ नहीं होता तो हम सर्जरी कराते हैं, और फिर घूम फिर के वापस फिजियोस वापस के में। पास आते हैं। सो बेटर है जी। कि आप अपना अर्गोनॉमिक्स सुधारें, आपको फिजियोस के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें मतलब जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके पेरेंट्स को भी यही चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अर्गोनॉमिक्स आप बिल्कुल अपना चेंज करें, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, सबका। जो घंटों सोफा पे लेट के टीवी देखते हैं, जो बच्चे बेड पे लेट के पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, जो पेरेंट्स घंटों बैठ करके लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वर्क एट होम कर रहे हैं, सबको अपना अर्गोनॉमिक्स सुधारने की जरूरत है। और अभी तो I must जो say ये that. 2 साल गए हैं कोविड को बिल्कुल, लेकर, इसमें तो system सब बिगाड़ दिया कुछ है। बिल्कुल, इन्होंने तो मरीजों की लाइन लगा रखी है। ऑनेस्टली आई एम सेइंग। अच्छा, अब मैं महिलाओं की बात करती हूँ। महिलाएं घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाती भी है और सबसे ज्यादा लापरवाह खुद को लेकर भी होती हैं। जी। तो आप महिलाओं में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अमूमन आपको नजर आती है एज अ डॉक्टर, और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है? मैम, महिलाओं के अंदर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउसवाइफ्स, या नॉर्मल आफ्टर 35 ऑफ द एज ऑफ इन फीमेल्स, अगर मैं बात करूं तो रादर इंजरीज और प्रॉब्लम्स, मैं डेफिशिएंसीज की बात ज्यादा करना पसंद करूंगी अभी, बिकॉज हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम कि जो डेफिसिट में बॉडी जा रही है लोगों की, फीमेल्स की, आई एम सॉरी, फीमेल्स की, कैल्शियम उनको कोई मतलब नहीं, D3 से उनको कोई मतलब नहीं है, नॉनवेज को हाथ लगाना उनके लिए पाप है, मैं वो आई एम सॉरी, लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ कि देयर आर सो मेनी डेफिसिट्स, ठीक है, जिनको कि हम हमारी बॉडी को न्योता दे रहे हैं प्रॉब्लम्स को लेके। 35 की एज के बाद में सबको कैल्शियम इंटेक की जरूरत रहती है, सबको विटामिन D3 की जरूरत रहती है, B12 की रहती है, मल्टीविटामिन्स, देयर आर मिथाइल कोबालमिन्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमारी बॉडी को नरिश करके रखते हैं, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देके रखते हैं, हमारी बॉडी में जान डालते हैं, एनर्जी, पावर। बट वहीं पे महिलाएं इन चीजों को लेके, वही महिलाएं लिबरल हो जाती है इन चीजों को लेके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनकी प्रॉब्लम्स नहीं जनरेट होती तब तक वो उसके बारे में नहीं सोचती हैं। हम अगर उनको खाने की तरह, जैसे हम रोटी, हम चपाती, सब्जी, दाल खाते हैं, उसी तरीके से अगर हम हमारे सप्लीमेंट्स, वेदर इट इज कैल्शियम और D3 और B कॉम्प्लेक्सेस, अगर हम इनको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर दें तो शायद वो प्रॉब्लम्स आए ही नहीं, वेदर इट इज 35 और 45 डजंट मैटर, है ना? अच्छा, यहीं पे मेरा एक और सवाल है, आपने सप्लीमेंट्स की बात की जी। वैसे तो हमारी डाइट हालांकि परफेक्टली नहीं होती है, बैलेंस डाइट हम लोग नहीं लेते, और खासतौर पे महिलाओं का तो जैसे आप कह ही रहे हैं, है ही नहीं ना, बिल्कुल है ही नहीं। एक बैलेंस डाइट में जितना परसेंटेज चाहिए उतना हम कोशिश करके भी डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू उनको नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। लेकिन अगर सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो
क्या जो मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो लेना ओन चॉइस या फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डेफिनेटली जरूरी है। जी बिल्कुल। एक बार आप अपने फिजिशियन से, आपके फिजियो से, आपके ऑर्थो सर्जन से एक बार डिस्कस कीजिए। आपके न्यूट्रिशनिस्ट, आजकल तो इतने डाइटिशियंस हैं है नो मार्केट में, दे कैन सजेस्ट यू परफेक्ट डाइट, योर परफेक्ट सप्लीमेंट्स। पर आपको पता है वो क्या गया है कि जब आपके पास चॉइस कम होती है तो आप जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, बट इफ यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस तो दैट टाइम कंफ्यूजन शुरू हो गई है कि हाँ कहाँ जाना चाहिए। तो मेरी अगर आप सजेशन लें तो आप अपने डाइटिशियन से या अपने फिजिशियन से एक बार जाके मिले और अपना डेली रूटीन उनके साथ डिस्कस करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट चार्ट बनवा के और अपने सप्लीमेंट्स उनसे डिस्कस करें और उसके बाद में आप जरूर इनटेक करें उनको। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ओबेसिटी, मोटापा, ये पैरों को कितना नुकसान पहुंचाता है या घुटनों को या जॉइंट्स को कितना नुकसान पहुंचाता है? मैम, ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है, ये एसोसिएट करता है प्रॉब्लम्स के साथ में। जी। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच अकर्स बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड द ओबेसिटी इटसेल्फ अकर्स बिकॉज ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा सिंक है, राइट? थायराइड है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, यू नो, देयर आर सो मेनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, पीसीओडीज, पीसीओएस, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम जो कि ओबेसिटी की वजह से होते हैं और ओबेसिटी इन चीजों की वजह से होती है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना, एंड एज फार एज कंसर्न फॉर द ऑर्थो पार्ट, आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स की बात, तो डेफिनेटली आपके नी जॉइंट्स आपके ओवरवेट की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, राइट? आपके जॉइंट जो हैं वो इतना ज्यादा प्रेशर लेते हैं कि कुछ ही सालों के अंदर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 2 या स्टेज 3 पे आप पहुंच जाते हैं। तो ओबेसिटी तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, आपके चाहे वो पैथोलॉजिकल दूसरे प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हो। सो ओबेसिटी तो हमेशा ही गलत ही माना जाता है मेडिकल के अंदर। तो जितना हो सकता है अगर हम अपना वेट कंट्रोल में रखें तो हम अपनी आने वाली फ्यूचर कंप्लेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। Right. अच्छा, फर्स्ट एड, मतलब घर पे भी कभी एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं जिसमें बोन्स को नुकसान पहुंच जाता है, बच्चों को या कोई भी, तो फर्स्ट एड देके क्या हॉस्पिटल लाया जा सकता है? हम एंशिएंट टाइम से देखते आ रहे हैं, जब ऑर्थोपेडिशियंस और फिजियोज नहीं होते थे, तब क्या होता था कि सपोज किसी का बोन टूट गया है और हमारे सामने अगर कोई बच्चा गिर गया है, हाइट से गिर गया है, या कोई बहुत ही ओल्ड एज लेडी बाथरूम में स्लिप हो गई है, फिसल गई है, कोई बोन टूट गया है, तो हमें प्राइमरी जो प्रोसेस रहता है हमारा, दैट इज कि हमें उसको पार्ट को स्टेबल करना होता है। हम कार्डबोर्ड्स के थ्रू स्टेबल कर सकते हैं, हम टाइट उसके ऊपर कपड़ा बांध करके और बोन को हिलने से, मोबिलाइज होने से रोक सकते हैं हॉस्पिटल जाने तक की ड्यूरेशन में, राइट? एंड हम उसके साइड में छोटे छोटे से न्यूज़पेपर्स को डाल के और उसको सपोर्ट डाल के और बांध सकते हैं। खपच्चियां जो होती है हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बांधने का तरीका कि वो हिले ना। एग्जैक्टली, बेसिकली जो बोन टूटी है उसके दोनों साइड से हम उसको स्टेबल करके और फिर एम्बुलेंस का सहारा लेके और हम हॉस्पिटल तक पेशेंट को लेके जा सकते हैं, ताकि वो बोन जितनी डिस्प्लेस हुई है वो उससे और ज्यादा डिस्प्लेस ना हो, ताकि हम कंजर्वेटिवली ही उसको डील कर सकते हैं रादर देन द सर्जिकल पार्ट। बाकी तो देखो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि हम सर्जिकल अप्रोच लेते हैं या नॉन सर्जिकल लेते हैं। आप इस फील्ड में इतने टाइम से काम कर रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपका जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मैम, मैं तो सुबह से शाम तक आई मेड सो मेनी पेशेंट्स एंड पीपल, पर हाँ, मैं यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कई बार पेशेंट्स बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिलोसफी में आ रही हूँ, आई एम सॉरी, बट वी नीड इट बिकॉज डॉक्टर अगर फिलॉसफी की बात करें तो ये गौर करने वाली बात है। और आपको बताऊं, एज अ पेशेंट, चाहे आज मैं एक एंकर हूं और आप एक डॉक्टर हैं, आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, बट अगर जेन्युइन एक चीज देखी जाए, डॉक्टर इमोशनली आपसे टच होते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, राइट? तो हम चाहेंगे कि आप अपनी फिलॉसफी में जरूर बताएं। मैं आई मीन देयर आर सो मेनी पेशेंट्स, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं जी। एक लड़का था जिसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत ज्यादा हाइट पे उछला था। उसकी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी ही टूट गई थी।
अच्छा। हाँ, तो जो मेरे सीनियर सर्जन थे उन्होंने उसके ह्यूमरस बोथ फीमर टिबिया पूरी जगह उसके मल्टीपल सर्जरीज थे, मल्टीपल इम्प्लांट्स थे उसकी बॉडी में, एंड ही वाज सो पुअर। ओके, राइट। उसका केस मुझे सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि वो एक इंसानियत का बहुत बड़ा नमूना है। मेरा जो ओपीडी हुआ करता था उस वक्त, वहां पे बहुत सारे दूसरे पेशेंट्स आते थे जिनमें बहुत सारे रिच पेशेंट्स भी थे। तो वो बच्चा जो था उसके पेरेंट्स नहीं थे, और वो एक वैसा ही बच्चा बहुत ही ज्यादा नीडी बच्चा था वो, और उसकी बॉडी में इतने इम्प्लांट्स लगे हुए थे, और उसका बचना और उसका ठीक होना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज उसके इन्फेक्शन भी था बॉडी में बहुत जगह, तो उसके इम्प्लांट्स के आसपास भी इन्फेक्शन था। तो उसके रोज ड्रेसिंग्स होते थे, और उस केसेस में उसको एक्सरसाइज कराना, उसको डेली फिजियो के लिए बुलाना इज वेरी डिफिकल्ट जी, क्योंकि जहां एक बार हॉस्पिटल ले जाने से लोग कतराते हैं, वहां 6 महीने के लिए रोज पेशेंट को बुलाना इज, यू कैन अंडरस्टैंड जी, कि क्या वनरेबिलिटी होगी उस पेशेंट की। पर मेरे जो साथ के जो पेशेंट्स थे, दूसरे पेशेंट्स, वो सब उसको स्पॉन्सर करते थे। अच्छा जी, बिल्कुल जी। वो कहते थे कि मैम आप अपनी तरफ से जितना कर सको उतना करो, बाकी हम करेंगे जी, ठीक है। तो उन 10 पेशेंट्स ने मिलकर उस बच्चे की जान बचाई, उसकी एक एक हड्डी को वापस मजबूत किया, और आज वो बच्चा अपना काम इफेक्टिवली करता है। और उस बच्चे को देख के आप कह नहीं सकते कि किसी वक्त उसकी बॉडी में 15 से 20 इम्प्लांट थे जी। देयर आर सो मेनी वायर्स, देयर आर प्लेट्स, देयर आर इंट्रामेडुलरी नेल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन हिज बॉडी। तो मैं भी ये चीज एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऐसे वक्त में जब लोग एक दूसरे से बात करने में भी मास्क पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, वहां पर एक दूसरे के बारे में इतना सोचना, एक दूसरे के फ्यूचर के लिए इतना सोचना इज एक्चुअली नीडेड जी, जरूरत है इस चीज की। हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। अब मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछना चाहूंगी, बच्चे जब बड़े हो रहे हों, एज अ मदर आप अपने बच्चों को ऐसे क्या डाइट्स में दे सकती हैं जिससे बच्चों की बोन्स स्ट्रांग हो और वो अपने आप को फिजिकली साबित करे बहुत बेहतर ढंग से, एनी काइंड ऑफ फील्ड? मैम, बीइंग ए मदर, मेरा 2.5 साल का बच्चा है, बेटा है मेरा जी, और आई थिंक जब वो 6 मंथ का था तब से मैंने उसको माइल्ड प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन्स का डाइट रखा है उसका जी। एग्स वो तब से लेना शुरू किया उसने, अभी वो 2.5 साल का है। अब वो डेली उसकी डाइट में एग्स हैं, वो छाछ लेता है, कर्ड लेता है, मिल्क लेता है, प्लस वो थोड़े थोड़े क्यूब्स पनीर के भी लेता है जी। एंड कुछ स्प्राउट्स जो हमारे घर में बनते हैं, तो स्प्राउट्स भी चलते चलते थोड़ा बहुत खा लेता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो 2.5 साल का है, बट फिर भी उसकी बॉडी में 30 ग्राम प्रोटीन पर डे घूमते फिरते, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज में, वो उसकी ग्रोइंग स्टेज है इस टाइम, उसको प्रोटीन की बहुत जरूरत है, उसको विटामिन्स की बहुत जरूरत है। तो वो 20 to 30 ग्राम प्रोटीन इंटेक ले ही लेता है जी, चाहे वो आलमंड्स के थ्रू ले या फिर वो एग्स के थ्रू ले, वो छोटे मोटे पनीर पाउडर्स आते हैं उनके थ्रू ले, कुछ भी करे वो लेता है। तो मैं अगर अपने बेटे की बात करूँ तो मैं उसको प्रोटीन दे रही हूँ टाइम पे, वो फ्रूट्स लेता है, वेजिटेबल्स लेता है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, जिससे कि उसकी ग्रोइंग एज में उसको सपोर्ट मिल सके इन सब चीजों का। और उसको अगर एक स्पोर्ट्समैन बनना है तो डेफिनेटली उसको जरूरत मतलब है, यहाँ पर हर महिला को ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनकी डाइट बिल्कुल, पेट भरना इज नॉट इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, आप कितना हेल्दी खा रहे हैं बिल्कुल। और जैसे कॉलर ने आपसे एक सवाल किया था कोल्ड ड्रिंक को लेकर, तो इससे तो हर एक घर अछूता नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स या फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर एक साधारण सा नाम हो गया आजकल, ये कितना हार्म करता है? मैम सबको पता है ये चीज, एवरीबडी नो अबाउट दिस, कि बट उसके बाद भी हम उतने ही लापरवाह हैं। एग्जैक्टली, हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, ये सब ठीक नहीं है, बट जहाँ टेस्ट की बात आती है, चेंजेस की बात आती है, तो कभी कभार के लिए ठीक है, बट इसको एक हैबिट में लाना, डेली ही अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करना या डेली ही उनको फास्ट फूड के लिए घुमाने फिराने के लिए ले जाना इज नॉट राइट जी। आप अपने ही बच्चों का नुकसान कर रहे हैं जी। आप आज स्टूडियो में आई इतना वक्त निकाल के, और जैसा कि मेरी इन्फॉर्मेशन में आप सीधा अपने कैंप से आई हैं, पाली से ट्रैवल कर आई हैं, और दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए। और शायद एक बात कहूँ, एज अ एंकर नहीं, एज अ महिला, एज अ फीमेल, मेरी भी आज नॉलेज बहुत कुछ गेन हुई है, और इसी तरह हमारी जो महिला दर्शक है वो भी इस चीज़ को समझेंगी कि खुद को इग्नोर ना करें, लव योर सेल्फ, और अपना भी पूरा ध्यान रखें। आप वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आपने ये मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ में। एंड कभी भी अगर मुझसे कोई
किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी या परामर्श लेना चाहते हैं जी। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम, नो डाउट। थैंक यू सो मच मैम। आज आप मिले डॉक्टर पुष्पा से, उन्होंने आपको बहुत सी जरूरी बातें भी बताई कि किस तरह आप घर पे अपने पोस्चर को ध्यान में रखकर बैठ सकते हैं, जिससे आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है सर्वाइकल को लेकर, या फिर महिलाएं किस तरह खुद का ध्यान रख सकती हैं या फिर अपने घर में छोटे बच्चों का ध्यान रख सकती है। हम हर बार कहते हैं कि अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए लापरवाही मत रखिए। अगर हर एक आदमी अपने लिए सोचेगा तो फिर इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह आपकी होस्ट और दोस्त नए विषय के साथ, नए डॉक्टर के साथ फिर हाजिर हो जाएगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।